नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मेरा नाम राजीव जोशी है। मैं इन वाराणसी का एक हिस्ट्री टीचर हूं और ये कहानी इस दिन से शुरू होती है जब मुझे एक छोटे से गांव में एक सस्ता टीचिंग असाइनमेंट मिला। मैंने सोचा था कि ये बस कुछ महीनों की बात होगी। एक साधारण सा गांव, कुछ बच्चे जिन्हें पढ़ाना था और खाली समय में मुझे वहां के मंदिरों और प्राचीन ढांचों के बारे में लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस जगह पर मैं ठहरा वही मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय बनने वाला था। जब मेरी बस उस गांव में पहुंची तो शाम का समय था। चारों तरफ धूल उड़ी हुई थी। मिट्टी की गंध हवा में भारी थी, जैसे बरसों से यहां कोई बदलाव नहीं हुआ हो। कच्चे मकान, खपरेल की छतें और तंग गलियां, हर कोने में जैसे सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थी और उसके नीचे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उनके हंसने की आवाज कुछ पल के लिए उस सन्नाटे को तोड़ देती थी, पर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी झिझक दोनों आ गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक पंडित शुक्ला जी मेरा इंतजार कर रहे थे। आइए जोशी जी, स्वागत है आपका हमारे गांव में। उनकी मुस्कुराहट गर्मजोशी भरी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब थकान थी। स्कूल से मेरा ठहरने का इंतजाम गांव के आखिरी सिरे पर बने एक पुराने हवेली में किया गया था। मैंने जब उसका नाम सुना, मियां साहब की हवेली, तो मुझे हंसी आ गई। सोचा शायद किसी जमींदार की जायदाद रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरी हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हवेली ऊंची और चौड़ी थी, लेकिन उसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। लकड़ी के दरवाजे इतने पुराने थे कि खुलते ही उनकी चरमराहट कानों में चुभती थी। खिड़कियों के शीशे पर धूल जमी हुई थी और अंदर कदम रखते ही नमी और सीलन की गंध नथुनों में भर गई। फर्श पर कुछ जगहों पर पुराने कारपेट पड़े थे, जिनसे फफूंद की महक आ रही थी। ऊपर की छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और कोनों में चूहों की हलचल साफ सुनाई दे रही थी। फिर भी मेरे लिए ये जगह बिल्कुल सही थी। कम किराया, बड़ी हवेली और अकेले रहने की सुविधा। मैंने सोचा, इतिहास पढ़ने और लिखने के लिए इस जैसी शांत जगह और कहां मिलेगी। शाम को जब मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत आकर बोली, बेटा, यहां रात को दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना और अगर कुछ सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मान जी, यहां चोरी चकारी होती है क्या? उन्होंने मेरी ओर एक लंबी नजर डाली, जैसे कहना चाहती हो, तुम्हें समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। फिर बिना कुछ और बोले धीरे धीरे चली गई। उस रात मैं छत पर बैठा चांदनी देख रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब भारीपन भी। दूर से मंदिर की आरती की आवाज आ रही थी और उसके साथ ही मस्जिद से अजान की गूंज सुनाई दी। दोनों आवाजें मिलकर एक अजीब समरसता बना रही थी। पर उसी समरसता के बीच अचानक मुझे लगा जैसे हवेली के पीछे से कोई मुझे देख रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, सिर्फ काली परछाइयां और हिलते हुए पेड़ों की शाखाएं। शायद मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा और कमरे में वापस चला गया। लेकिन सोने से पहले एक और बात हुई। मैंने अपना सामान अलमारी में रखा और पानी पीने के लिए लोटा उठाया। पानी बिल्कुल शांत था, पर जैसे ही मैंने उसे होंठों से लगाया, उसकी सतह हल्की सी लहराई, जैसे किसी ने उस पर फूंक मारी हो। मैंने चारों तरफ देखा। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, कोई हवा नहीं थी। फिर ये हलचल किससे हुई? मैंने लोटा वापस रखा और सोचा, यहां की हवा ही कुछ अलग है। लेकिन उस रात जब मैं नींद में जाने ही वाला था,
तभी छत से चरमराहट की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे वहां चल रहा हो। और यहीं से मेरे डर की शुरुआत हुई। अगली सुबह मेरी नींद मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों से खुली। गांव सुबह सुबह ही जाग उठता था। बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दिए और औरतें कुएं से पानी भर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे मन के अंदर पिछली रात की छत की चरमराहट अभी भी घूम रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये पुरानी हवेली की लकड़ी की वजह से हुआ होगा। स्कूल पहुंचते ही बच्चों ने मेरा स्वागत किया। उनकी मासूम आंखों में जिज्ञासा थी। कुछ बच्चे मेरे पास आकर धीरे से पूछने लगे, मास्टर जी, आप मियां साहब की हवेली में रहते हो? मैंने हंसकर कहा, हां, क्यों? बच्चों के चेहरे पर एक पल को चुप्पी छा गई। फिर उनमें से एक लड़की बोली, वो वहां रात में कोई और भी रहता है। मैंने गंभीर होकर पूछा, कौन? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही प्रधानाध्यापक शुक्ला जी ने उसे डांट दिया, चुप, मास्टर जी को बेकार की बातें मत सुनाओ। उस दिन की पढ़ाई तो अच्छी तरह बीती, लेकिन मेरे मन में बच्चों की बात अटक गई। कोई और भी रहता है, इसका मतलब क्या? शाम को जब मैं वापस हवेली पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही अजीब सा ठंडापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा घर धूप में होने के बावजूद भीतर से बर्फ की तरह ठंडा हो। कमरे में घुसते ही मैंने देखा कि मेरी मेज पर रखी किताबें बिखरी हुई थी, जबकि सुबह जाते वक्त मैंने सब ठीक से रखी थी। मैंने सोचा शायद हवा चली होगी, लेकिन खिड़कियां तो बंद थी। रात को खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक कानों में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले लगा कि बाहर से आ रही है, लेकिन ध्यान से सुनने पर लगा जैसे कोई मेरे कमरे के कोने से फुसफुसा रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई अरबी या उर्दू जैसी भाषा बोल रहा हो। मैं शब्द नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उनमें एक अजीब सी कर्राहट थी। मैं उठकर लैंप जलाया। कोना खाली था। फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। नींद जबरन आने लगी। मैं करवट बदलकर सोने ही वाला था कि तभी मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी। वहां धुंधले शीशे के पीछे जैसे कोई खड़ा हो, एक काली परछाई, बिल्कुल स्थिर। मैं डरते डरते उठा और खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर से आती सियारों की हुआ की आवाज। उस रात मैं देर तक जागता रहा और तभी मैंने सुना हवेली के आंगन से पायल की छन छन, धीरे धीरे, बहुत धीमी चाल से, जैसे कोई औरत वहां चल रही हो। लेकिन जब मैंने खिड़की से झांका तो आंगन खाली था, सिर्फ चांदनी और सूखी पत्तियां। मेरे मन ने कहा यह सब कल्पना है, लेकिन दिल डर से कांप रहा था। अगली सुबह मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थी। हवेली की ठंडी हवा, वो फुसफुसाहट और आंगन में पायल की छन छन, सब किसी बुरे इशारे जैसे लग रहे थे। स्कूल में पढ़ाते समय भी मेरा ध्यान बार बार खिड़की की तरफ चला जाता था। बच्चे मुझे देख रहे थे, मानो उन्हें पता हो कि मैं अब सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं। दोपहर को जब क्लास खत्म हुई तो वही बच्ची जिसने पहले कहा था कि हवेली में कोई और भी रहता है, मेरे पास आई। धीरे से बोली, मास्टर जी, आप वहां ज्यादा देर मत रहना, वो हवेली शापित है। मैंने गंभीर होकर कहा, शापित? किस वजह से? लड़की ने चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर फुसफुसाई, वहां जिन्न रहता है। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल एकदम धड़क उठा, लेकिन तभी प्रधानाध्यापक शुक्ला जी आ गए और बच्ची को डांटकर भगा दिया। फिर मुझे अलग ले जाकर बोले, देखिए मास्टर जी, गांव की औरतों और बच्चों की इन कहानियों पर ध्यान मत दीजिए। सब अंधविश्वास है, बस पढ़ाई कराइए और अपना काम कीजिए। उनकी बातें तर्कसंगत लगती थी, लेकिन रात की घटनाएं अब भी ताजा थी। उस शाम मैं गांव की चौपाल पर गया।
वहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुक्का पी रहे थे। मैंने कैजुअली बात छेड़ी, ये हवेली काफी पुरानी लगती है। किसकी थी पहले? एक बुजुर्ग ने हुक्के का कश लिया और कहा, मियां साहब की। अंग्रेजों के जमाने में जमींदार थे, लेकिन उनकी मौत के बाद से वो घर वीरान पड़ा है। मैंने पूछा, मौत कैसे हुई थी? सब चुप हो गए। थोड़ी देर बाद एक और बुजुर्ग धीरे से बोले, मियां साहब जिन के कब्जे में आ गए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिन? कैसे? मैंने पूछा। वो बोले, कहा जाता है कि उन्होंने किसी दरगाह से पुराना ताबीज चुराया था। जिन उसी ताबीज का रक्षक था। जब ताबीज का अनादर हुआ तो वो जिन्न हवेली में बंद गया। तब से जो भी वहां ठहरता है चैन से जी नहीं पाता। बातचीत सुनते ही आसपास बैठे गांव वाले भी डरने लगे। किसी ने कहा, रात में वहां रोने की आवाजें आती है। दूसरे ने कहा, पायल की छन छन, और कभी कभी धुआं। लेकिन सबसे भयानक तब लगा जब एक बुजुर्ग ने बहुत धीमी आवाज में कहा, पिछले साल एक नौजवान मास्टर भी आए थे वहां रहने। उन्हें सुबह हवेली में मरा हुआ पाया गया। मैं सन्न रह गया। रात को हवेली लौटते समय मेरे कदम भारी हो रहे थे। हर ओर अंधेरा छाया था और दूर कहीं से ढोलन गाड़ों की धीमी आवाज आ रही थी, शायद किसी पूजा की। हवेली में पहुंचते ही मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई निशान बना हुआ है, जैसे राख से किसी ने उर्दू के शब्द लिख दिए हों। धीरे धीरे वो शब्द मिटने लगे, जैसे किसी ने जानबूझकर अभी अभी लिखा हो। उस रात मैंने निश्चय किया, अब मुझे इस हवेली का सच जानना ही होगा। हवेली लौटकर मैंने दरवाजे पर दिखे राख के निशान को ध्यान से देखा। शब्द पूरी तरह मिट चुके थे, लेकिन उनकी गंध हवा में अब भी तैर रही थी, जली हुई लोबान की गंध। मैंने अपने कमरे में जाकर दीपक जलाया, पर लौ अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य सांस से हिल रही हो। रात गहराते ही हवेली का सन्नाटा असहनीय लगने लगा। दीवारों से आ रही चरमराहट, कहीं से फुसफुसाहट और छत से गिरती धूल मानो मुझे घेर रही थी। मैंने नींद लाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक खिड़की से एक तेज झोंका अंदर आया। मेरी किताबें बिखर गई। उनमें से एक किताब खुलकर जमीन पर पड़ी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और फिर एक पेज पर रुक गए। उस पर लिखा था, उससे नजदीक मत जाओ, वरना वो तुम्हें अपना बना लेगा। मैं ठिठक गया। ये वही किताब थी जो मुझे गांव के स्कूल में पुराने रैक से मिली थी, पर मैंने कभी ये लाइन पढ़ी ही नहीं थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा भर गई। दीपक बुझ गया और अंधेरे में मुझे लगा कोई भारी सांसें ले रहा है। मैं कांपते हुए बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खिड़की के शीशे पर धुंध जमा हो गई और उसमें किसी ने उंगली से लिखा, ये घर मेरा है। सुबह हुई तो मैं थका हुआ और डरा हुआ था। गांव वाले मुझसे कतराने लगे थे। जब मैं पानी भरने कुएं पर गया तो औरतें फुसफुसाते हुए बोली, वो हवेली का असर हो गया इस पर। देखा है ना, इसकी आंखें कैसे बदल गई है। मुझे लगा जैसे पूरा गांव अब मुझसे दूरी बनाने लगा है। शाम को प्रधानाध्यापक शुक्ला जी मेरे पास आए। देखिए मास्टर जी, आप परेशान लग रहे हैं। अगर चाहे तो मेरे घर रह लीजिए कुछ दिन। लेकिन मैं हठी हो गया। नहीं सर, मैं जानना चाहता हूं कि इस हवेली में असलियत क्या है। भागने से कुछ नहीं होगा। शुक्ला जी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पर सावधान रहिएगा। ये जिन्न खेल नहीं है। रात को जब मैं अकेला बैठा था तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे से खोला तो वही बच्ची खड़ी थी जो मुझे चेतावनी देती रही थी। उसकी आंखें डरी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मास्टर जी, जिन्न आपसे नाराज हो चुका है। उसने मुझे सपने में कहा कि अगर आपने हवेली नहीं छोड़ी तो वो आपके अपने किसी को ले जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बच्ची ने जाते जाते मेरी ओर देखा और कहा, आप अकेले नहीं हो मास्टर जी, लेकिन सावधान रहना। जिन्न कभी अकेला हमला नहीं करता। मैं रात भर यही सोचता रहा
क्या सचमुच मेरी जिंदगी खतरे में है? क्या वो मेरे किसी प्रियजन को नुकसान पहुंचाएगा? और तभी मुझे याद आया, कुछ ही दिनों में मेरा छोटा भाई दीपक गांव में मुझसे मिलने आने वाला था। अब बात सिर्फ मेरी नहीं रही थी। ये हवेली और ये जिन्न अब मेरे परिवार तक पहुंच सकता था। उस रात हवेली में माहौल कुछ अलग ही था। आसमान पर बादल थे और बिजली की चमक हर कुछ देर में हवेली की दीवारों को उजागर कर देती थी। मैं अपने कमरे में था, तभी अचानक हवा तेज हो गई। खिड़की की चौखट हिलने लगी, जैसे कोई जोर से धक्का मार रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो लंबी दालान में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसी सन्नाटे में एक अजीब आवाज गूंज रही थी। ला, लौटा दे। आवाज गहरी और भारी थी, मानो किसी की गले से नहीं बल्कि किसी गुफा से आ रही हो। मैंने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? बिजली चमकी और मैंने देखा, दालान के आखिरी छोर पर धुआं सा जमा हो रहा था। धीरे धीरे वो धुआं इंसानी आकृति में बदलने लगा। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। चेहरा धुंधला, मगर उसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। जिन, मेरे पांव सुन पड़ गए। वो आकृति मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, पर हर कदम पर हवेली की दीवारें चरमरा उठती थी। अचानक वो मेरी आंखों के सामने आकर रुक गया। उसकी सांसें ठंडी थी और उसके होठों से वही आवाज गूंजी, ला, लौटा दे। ताबीज। मैं घबरा गया। कौन सा ताबीज? मैंने पूछा। जिन की आंखें और लाल हो गई। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, बर्फ जैसे ठंडे हाथ। मेरी सांसें रुकने लगी। तभी पीछे से शोर हुआ। गांव का एक लड़का, जो शायद गलती से हवेली के पास आ गया था, चीख पड़ा। जिन ने मेरी गर्दन छोड़ दी और उसकी तरफ मुड़ा। लड़का डरकर भागने लगा, लेकिन जिन की परछाई लंबी होकर उसके पैरों में लिपट गई। लड़का गिर पड़ा और चीखने लगा। मैंने हिम्मत करके जमीन से पास पड़ा दीपक उठा लिया और जलाया। तेज लौ फैलते ही जिन पीछे हट गया, जैसे उसे जलन हो रही हो। उसने गहरी आवाज में कहा, अभी तुम बच गए, लेकिन देर तक नहीं। फिर वो धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। मैं लड़के के पास दौड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें उल्टी घूम रही थी। कठिनाई से उसने कहा, उसने मेरे कान में कहा, वो तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही मैंने शुक्ला जी को सब बताया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, मास्टर जी, आपको वहम हो गया है। ये सब मन का डर है। पर मैं जानता था, ये वहम नहीं था। जिन्न अब खुलकर सामने आ चुका था, और अब सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे आसपास वालों को भी निशाना बना सकता था। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब आंख लगती, वही चेहरा सामने आ जाता, लाल आंखों वाला, राख की गंध से भरा। और हर बार एक ही आवाज गूंजती, ताबीज, लौटा दे। उस रात हवेली का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई थी। न पक्षियों की आवाज, न कुत्तों का भौंकना, बस गाढ़ा सन्नाटा। मैंने सोचा कि शायद यही सही वक्त है ताबीज का सच ढूंढने का। गांव के बुजुर्गों की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। जिन्न उस ताबीज से बंधा है। अगर यह सच था, तो कहीं न कहीं वो ताबीज इस हवेली में अब भी छुपा होना चाहिए। मैंने हवेली के पुराने तहखाने का दरवाजा खोला। जंग लगी कड़ियां चरमराईं और एक सड़ांध भरी गंध ने मेरी नाक बंद कर दी। अंदर अंधेरा घना था। मैंने लालटेन जलाई। तहखाने की दीवारों पर उर्दू और संस्कृत के मिले जुले शब्द खुदे हुए थे, जैसे किसी ने सालों पहले यहां कोई जादुई बंधन बनाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे खोजते खोजते मुझे जमीन में दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उस पर लोहे की जंग लगी किल्लतें थी। मैंने जैसे तैसे उसे खोला। अंदर एक पुराना काला सा ताबीज रखा था। उस पर अजीब सी लकीरें खुदी थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, पूरा तहखाना गूंज उठा।
हवा तेज हो गई और दीवारों से राख झड़ने लगी। अचानक जिन की आवाज गूंजी, तूने उसे छू लिया, अब तेरा लौटना नामुमकिन है। लालटेन बुझ गई और अंधेरे में वो आकृति मेरे सामने आ गई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि भूख थी। उसने ताबीज की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरा है, लौटा दे, वरना तू भी मेरी कैद में रहेगा। मैं भागकर बाहर निकल आया, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा, लेकिन वो नहीं खुला। जिन्न की आवाज दीवारों में गूंज रही थी, अब ये हवेली ही तेरा घर है, बाहर जाने की सोच मत। मैं जमीन पर गिर पड़ा, मेरी सांसें तेज हो गई। अब मुझे समझ आ गया था, मैं फंस चुका हूं। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने मुझे हवेली के बरामदे में बेहोश पाया। मेरे हाथ में वही ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था। शुक्ला जी ने डरते हुए कहा, मास्टर जी, ये ताबीज हाथ में रखना ही गलत है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही मैंने ताबीज छोड़ने की कोशिश की, मेरे हाथ की उंगलियां अकड़ गई, मानो वो मेरी हथेली से चिपक गया हो। उस रात मेरी नींद टूटी तो पाया, मेरे कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरे हुए थे, अब तू मेरा है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन हवेली के हर कोने से वही आवाजें आने लगी। और फिर मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों की पुतलियां हल्की सी लाल चमक रही थी। अब मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ डर का खेल नहीं था, जिन धीरे धीरे मेरी आत्मा पर कब्जा कर रहा था। हवेली की रात और भी गहरी हो गई थी। मैं कमरे में बैठा था, हाथ में ताबीज पकड़कर। हर तरफ खामोशी थी, और तभी दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने अब तक नहीं समझा? मैंने हिम्मत करके पूछा। समझा क्या नहीं? दीवारों पर धुंधली परछाइयां एक जगह इकट्ठा होने लगी, और फिर एक स्वर में पूरी आवाज गूंजी, मैं वही हूं जिसे मियां साहब ने सैकड़ों साल पहले अपनी लालच और अहंकार की वजह से बंद किया था। मैं जिन हूं, और ये हवेली मेरी कैदगाह है। जिन ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले एक दरबारी और सूफी ने गांव के पास एक शक्तिशाली जिन्न को ताबीज में बंद दिया था। जिन्न था एक अर्ध पारलौकिक प्राणी जो इंसानों की लालच और डर से ऊर्जा लेता था। मियां साहब ने उस ताबीज को चोरी किया, अपनी संपत्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन जिन्न ने अपनी शक्ति का प्रतिशोध लिया। जब से मैंने इसे हवेली में बांधा, जो भी वहां ठहरता है, मैं उसका डर महसूस करता हूं, और धीरे धीरे उसे अपनी मर्जी के अनुसार बदलता हूं। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मेरा क्या होगा? जिन्न ने कहा, तुमने ताबीज को छुआ, इसलिए अब तुम मेरे प्रभाव में हो। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है, ताबीज को सही तरीके से वापस लौटाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने धीरे से पूछा, कहाँ लौटाऊं? जिन्न ने मुझे एक स्थान का संकेत दिया, पुराने मंदिर के पीछे, जहां कभी उसका मूल बंधन बनाया गया था। अगर तुम देर करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और तुम्हारे प्रियजन भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मुझे अब सब समझ में आया। हवेली की हर आवाज, पायल की छन छन, फुसफुसाहट, सब इस जिन्न की चेतावनी और ताकत का हिस्सा थी। और जो लड़का पिछली रात पास आया था, वो केवल शुरुआती चेतावनी था। इस खुलासे के बाद मेरे भीतर डर और निर्णय दोनों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अब केवल डर ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी थी। अपने परिवार और गांव वालों की सुरक्षा के लिए मैं ताबीज को सही स्थान पर वापस ले जाना था। और तभी मैंने महसूस किया, जिन्न की लाल आंखें अब मेरे ऊपर स्थिर थी। मुझे पता था, ये अब केवल एक खेल नहीं रहा, ये जीवन और मौत का सवाल था। रात का अंधेरा घना था। हवेली के भीतर हर दीवार से फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैंने ताबीज को हाथ में पकड़ा और उस पुराने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, जहां जिन्न ने संकेत दिया था। मंदिर के पास पहुंचते ही वातावरण और भी भयावह हो गया। हवा ठंडी
भारी और किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई थी। मैंने देखा, जिन्न मेरी ओर खड़ा था। उसकी लाल आंखें अब पूरे अंधेरे में चमक रही थी। तुमने सोचा कि तुम भाग सकते हो? उसने कहा। अब तुम्हारे पास केवल एक विकल्प है, ताबीज को लौटाओ या अपने प्रियजनों को खो दो। मेरी सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था। मैंने धीरे धीरे ताबीज उठाया और मंदिर की ओर बढ़ा। जिन्न ने मेरे रास्ते में दीवार की तरह खड़ा होकर मेरी राह रोकी। उसने हवेली के ढहते दरवाजों की तरह ताकत दिखाई, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाया और धीरे धीरे ताबीज को उस स्थान पर रखा जहां पहले इसका बंधन किया गया था। जैसे ही ताबीज जमीन पर रखा गया, हवेली में अचानक शांति छा गई। जिन्न की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में घुल गई। उसकी आवाज गूंजी, तुमने सही किया। अब तुम और तुम्हारे प्रियजन सुरक्षित है। लेकिन याद रखो, मेरी ताकत अभी भी हवेली में है। मैंने राहत की सांस ली। मेरा शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में एक भारीपन भी था। अब मैं जान चुका था कि कभी भी हवेली या किसी भी शक्तिशाली जिन्न के करीब सावधानी से कदम रखना होगा। उस रात मैंने महसूस किया, जो भय मैंने महसूस किया वो अब मेरे लिए केवल डर नहीं रहा। ये अनुभव मेरी हिम्मत, बुद्धि और धैर्य की परीक्षा बन गया। और मैंने तय किया, मैं इस अनुभव को सिर्फ याद के तौर पर रखूंगा और किसी और को इस रहस्य में फंसने नहीं दूंगा। जैसे ही मैं हवेली से बाहर आया, पहला सूरज की किरणें मुझे चूम रही थी। चांद और अंधेरा अब पीछे छूट चुके थे। जिंदगी फिर से सामान्य लगने लगी। लेकिन अब मेरी आंखों में वो अनुभव हमेशा रह गया। सूरज की पहली किरणों में हवेली का सन्नाटा अब शांत लग रहा था। जिन्न का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया था। ताबीज अब सुरक्षित स्थान पर था और कोई भी खतरनाक घटना नहीं हो रही थी। मैंने अपने कमरे में बैठकर सोचा, जो कुछ हुआ वो केवल डर नहीं था। ये अनुभव मेरे साहस, बुद्धि और धैर्य की परीक्षा था। गांव वाले धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आए। बच्चे अब हवेली के पास खेलते, लेकिन किसी के मन में डर की परतें भी बाकी थी। बुजुर्ग भी मुझे सम्मान से देखने लगे। शायद उन्हें पता था कि मैंने कुछ अदृश्य ताकत का सामना किया था। मेरे छोटे भाई दीपक ने गांव आकर मुझसे कहा, भाई, तुमने सही किया। अगर तुमने ताबीज लौटाया नहीं तो कुछ भी हो सकता था। उसके शब्दों में राहत थी और मेरे भीतर भी एक भारीपन हल्का हो गया। लेकिन मेरी आंखों में अब हमेशा सावधानी की चमक थी। हवेली की खिड़कियों, तहखाने और दीवारों में छिपी हर आवाज मुझे याद दिलाती थी कि जिन्न अभी भी वहां कहीं मौजूद है। लेकिन अब मैं डर के बजाय जागरूक और सतर्क था। इस अनुभव ने मुझे सिखाया, भय केवल एक शक्ति है और जो इसे समझता है और उसका सामना करता है वही सुरक्षित रहता है। और मैं जानता था, चाहे कितने भी खतरनाक प्राणी हों, इंसान की हिम्मत और बुद्धि ही असली ताकत है। हवेली की पुरानी लकड़ी की चरमराहट अब केवल हवा के साथ गूंज रही थी। लेकिन मैं अब डर के बजाय उसकी उपस्थिति को सिर्फ याद के तौर पर महसूस कर रहा था। और इसी के साथ मेरी यात्रा का ये अध्याय समाप्त हुआ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है।